हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नैन आईएएस पर। तो आज की क्लास में हम बिल्कुल अलग तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं दोस्तों। और मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में कुछ क्लासेस हो चुकी हैं और नैन आईएएस यूट्यूब चैनल पे जो भी क्लासेस मॉडर्न हिस्ट्री से या और विषय से रिलेटेड हैं आप उनको देख रहे हैं। और उनके साथ साथ जो है आपकी तैयारी निश्चित तौर पर जो है बेहतर हो रही है दोस्तों। तो हमारे साथ दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में आपने अब तक क्या पढ़ा। पिछली क्लास में दोस्तों हमने क्षेत्रीय राज्यों से जो है अंग्रेजों के संबंध की शुरुआत की थी कि किस तरह अंग्रेजों ने जो है उनके साथ युद्ध किया और उसके बाद अंत में उनको परास्त करके अपने राज्य में मिला लिया। दोस्तों आज हम जो पढ़ेंगे एकदम नया टॉपिक होगा, अंग्रेजों का मैसूर से संबंध। हम देखेंगे कि किस तरह मैसूर के दो शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों के युद्ध हुए और अंत में अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। इसके पश्चात हम देखेंगे दोस्तों कि कंपनी के अधीन जो भी गवर्नर हुए उनको देखेंगे, गवर्नर जनरल को देखेंगे और वायसराय को देखेंगे कि उनके कार्यकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण काम हुए और किस तरह जो है उन्होंने कंपनी के हित में काम किया और भारतीय लोगों के हित में भी कुछ न कुछ काम, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उस तरीके से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। उनका कार्यकाल कैसा था, उनके कार्यकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण काम हुए, ये सारी चीज़ हम आज के टॉपिक में देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पेन और पेपर जरूर लेके बैठें दोस्तों, क्योंकि ये देखिए हिस्ट्री की क्लास है, फैक्ट्स हैं और अगर आप इनका नोट्स बनाते हैं तब आपकी ये अच्छे से काम आएंगी। ठीक है, क्लास का करने का मतलब होता है कि आउटपुट आप जरूर निकालें इससे। तो दोस्तों मैं कहूँगा चाहे माइंड मैप से या फिर बुलेट फॉर्म में अपने नोट्स जरूर बनाएं। आइए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आंग्ल मैसूर संबंध। आंग्ल मैसूर संबंध, ये हमारा आज का टॉपिक है, जहां हम शुरुआत करेंगे दोस्तों मैसूर के शासक हैदर अली से। तो हम देखेंगे दोस्तों हैदर अली 1761 सन को आप सीरीज में आप समझते चलिए दोस्तों, हर सन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक क्रम से चलिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको आप याद करिए। जो कई बार आप पढ़ेंगे उतने आप धीरे धीरे एक क्रम से आपको याद होना शुरू हो जाएंगे। 1761 हैदर अली क्या होता है, मैसूर का शासक बनता है। हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली मैसूर का शासक बनता है। अब इसके बाद दोस्तों जो युद्ध हुए हैं अंग्रेजों और मैसूर में, जो है 4 युद्ध हुए हैं, उनको हम क्रम से देखेंगे और उनके परिणामों के बारे में बात करेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध का समय है दोस्तों 1767 से 1769, 1767 से 1769, ये है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समय। ठीक है, अब दोस्तों ये जो है युद्ध किसके बीच हुआ, ये युद्ध हुआ दोस्तों अंग्रेजों के और हैदर अली के बीच में। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से कौन था दोस्तों, अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों के बीच और हैदर अली के बीच हुआ। ठीक है, ये पूछेगा दोस्तों गवर्नर कौन था। जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो उसमें गवर्नर कौन था, तो वेरेल्स था। गवर्नर कौन था, वेरेल्स था। गवर्नर का नाम क्या था, वेरेल्स। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ दोस्तों, परिणाम, इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ। हैदर अली विजयी हुआ, मतलब आपने देखा दोस्तों इस युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेजों हैदर अली के बीच युद्ध हुआ और विजय कौन किसको मिली, हैदर अली को। ठीक है, उस समय गवर्नर कौन था दोस्तों, वेरेल्स उस समय अंग्रेजी गवर्नर था। क्लियर हुआ। चलिए अब ये युद्ध खत्म कैसे हुआ, मद्रास की संधि द्वारा। मद्रास की संधि जब हुई उसी के साथ ये युद्ध खत्म हो गया। 1769
उनहत्तर में 1769 में मद्रास की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया। क्लियर हुआ? चलिए, ये हो गया दोस्तों हमारा आंग्ल मैसूर संबंध में पहला युद्ध जो था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध में कौन विजयी हुआ? हैदर अली। अब देखते हैं दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब हम देखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये युद्ध का समय है दोस्तों 1780 से 1784। 1780 से 1784 का समय है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, हैदर अली ने एक मोर्चा बनाया। इस मोर्चे में कौन कौन शामिल था? निजाम शामिल थे और मराठे शामिल थे। अब इन तीनों की तिकड़ी ने क्या किया? इन तीनों की तिकड़ी ने मिलके क्या किया दोस्तों? कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण किया। जैसे आपने देखा था मीर कासिम ने एक जो है मोर्चा बनाया था अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों को जीतने के लिए, अंग्रेजों को हराने के लिए। ठीक है, उसी तरह हैदर अली ने क्या किया? एक मोर्चा बनाया निजाम और मराठों के साथ मिलकर, और 1780 में क्या किया? कर्नाटक पर हमला कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों? कर्नल बेली के नेतृत्व में अंग्रेज सेना लड़ती है और क्या होता है? हार जाती है। अंग्रेज किसके नेतृत्व में लड़ते हैं दोस्तों? अंग्रेज कर्नल बेली के नेतृत्व में लड़ते हैं, और ये हैदर अली की सेना क्या होती है? हैदर अली और प्लस ये तीनों लोग आपस में मिलके क्या करते हैं दोस्तों? अर्काट पे कब्जा कर लेते हैं। अर्काट पर कब्जा कर लेते हैं। मतलब इस युद्ध में क्या हुआ दोस्तों? अंग्रेज हार गए। कर्नल बेली के नेतृत्व में अंग्रेजों की पराजय होती है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ा जाए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है अंग्रेजों की पराजय होती है और ये लोग क्या करते हैं? अर्काट पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इधर टीपू सुल्तान, इसी समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा है। हैदर अली अपने जो है सम्मिलित समूह के साथ अर्काट पर कब्जा कर लेते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, और इधर इनके पुत्र टीपू सुल्तान, हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान क्या करते हैं? पोलीपुर नामक स्थान पर अंग्रेजों को हराते हैं। सर हेक्टर मुनरो की सेना को हराया। ठीक है, अंग्रेजों को, जो कि सर हेक्टर मुनरो की नेतृत्व में संघर्ष कर रही थी, लड़ाई कर रही थी, उसको जो है टीपू सुल्तान ने कहाँ हरा दिया? पोलीपुर में। पोलीपुर नामक स्थान पे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी सेना को पराजित किया। ठीक है, तो ये आपने देखा। ठीक है, अब टीपू सुल्तान की एंट्री होती है दोस्तों द्वितीय मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी होता है? हैदर अली और उनका मोर्चा विजयी होता है, अर्काट पे लोग अधिकार कर लेते हैं। अब टीपू सुल्तान की भी पावर बढ़ रही थी, शक्ति इनकी बढ़ रही थी। अब देखिए टीपू सुल्तान अब आते हैं सीन में। टीपू सुल्तान के बारे में जानते हैं दोस्तों। टीपू सुल्तान महत्वपूर्ण शासक था, इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम, श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया, पहला काम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। दूसरा काम क्या किया? और पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह की उपाधि, किसकी उपाधि धारण की दोस्तों? पादशाह की धारण की। ठीक है,
अब इसका अगला काम क्या था जो महत्वपूर्ण है, इसने एक जैकोबिन क्लब की स्थापना की दोस्तों। एक क्लब था, उसका नाम था क्या, जैकोबिन क्लब। तो इसने क्या किया, जैकोबिन क्लब की स्थापना की, क्लब की स्थापना की और इसका एक सदस्य भी बना, और इसका सदस्य भी बना, मतलब मेंबरशिप भी ली और इसकी स्थापना भी की। ठीक है, जैकोबिन क्लब की, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, जैकोबिन क्लब याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये बहुत दूरदर्शी था दोस्तों, इसका अपने समकालीन विदेशी राज्यों से बहुत अच्छा संबंध था। वहां पर इसने जो है दूत भी भेजे थे, और एक आधुनिक तरीके से इसने क्या किया था, दूतावास का निर्माण भी करवाया था। कहाँ कहाँ भेजे थे, चलिए हम देखेंगे। तो फ्रांस में जो है, फ्रांस में भी इसने दूत भेजे थे, तो अपने समकालीन विदेशी राज्यों जैसे ईरान, कुस्तुनतुनिया जिसको हम आधुनिक इस्तांबुल कहते हैं, आधुनिक इस्तांबुल, कुस्तुनतुनिया का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों, इस्तांबुल है। अफगानिस्तान, फ्रांस, समकालीन विदेशी राज्यों, इन सब में, ईरान में कुस्तुनतुनिया जो आधुनिक इस्तांबुल है, अफगानिस्तान है, फ्रांस है, में क्या किया इसने, दूत भेजे और आधुनिक जो है दूतावासों का निर्माण भी करवाया। ठीक है, इनसे इसके बहुत अच्छे संबंध थे। अब इसी क्रम में दोस्तों इसने क्या किया, टीपू सुल्तान ने इसी क्रम में क्या किया कि अपनी राजधानी में, मतलब श्रीरंगपट्टनम में, अपनी राजधानी में इसने क्या किया, अपनी राजधानी में क्या किया, मैसूर और फ्रांस से इसके बहुत अच्छे संबंध थे। तो मैसूर और फ्रांस की मैत्री का प्रतीक एक वृक्ष था दोस्तों, उसका नाम क्या था, स्वतंत्रता वृक्ष। क्या नाम था, स्वतंत्रता वृक्ष। इसको क्या किया, रोपा। मतलब स्वतंत्रता वृक्ष नाम का एक मैत्री के जो है सिंबल में, मतलब दोस्ती के या फ्रेंडशिप के सिंबल में एक स्वतंत्रता वृक्ष था, उसको इसने क्या किया, राजधानी में लगाया। ठीक है, जो मैसूर राज्य की और फ्रांस देश की मित्रता का एक जो है प्रतीक था। ठीक है, तो ये जो है इसने काम किया। ठीक है, चलिए, ये टीपू सुल्तान का काम था दोस्तों। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था और बहुत महत्वपूर्ण शासक था मैसूर की राजनीति में। ठीक है, अब देखिए टीपू सुल्तान के बाद हम देखेंगे दोस्तों, 2 आंग्ल मैसूर युद्ध हो चुके हैं, अभी 2 बाकी हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को देखते हैं दोस्तों कि उसमें क्या हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आता है दोस्तों, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका जो समय है दोस्तों 1790 से 92 के बीच है। ठीक है, इस बीच हुआ तृतीय मैसूर युद्ध। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसका अवसान, इस युद्ध का जो अवसान या अंत हुआ दोस्तों, वो किससे हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा। अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा। कब हुआ, 1792 में संधि द्वारा। ठीक है, अवसान किसके द्वारा हुआ, श्रीरंगपट्टनम या जो राजधानी थी मैसूर की, इसकी संधि द्वारा हुआ। ठीक है, यह संधि किसके बीच हुई, अंग्रेजों की तरफ से कॉर्नवालिस था और मैसूर का राजा क्या कौन था, टीपू सुल्तान। ये संधि टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच हुई। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, ये श्रीरंगपट्टनम की संधि थी। अब देखिए
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी देख लेते हैं इसी के साथ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये युद्ध भी इसी साथ देख लेते हैं दोस्तों। ये हुआ 1799 में, 1799 में हुआ दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ दोस्तों, इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। ये लास्ट युद्ध था आंग्ल और मैसूर के बीच, ठीक है। इस चौथे युद्ध में क्या हुआ, टीपू सुल्तान शहीद हो गया, ठीक है। तो क्या क्या हुआ इसमें, टीपू सुल्तान मारा गया, टीपू सुल्तान मारा गया। ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, टीपू सुल्तान और वेलेजली और स्टुअर्ट के बीच। टीपू सुल्तान मारा गया। अंग्रेजों का नेतृत्व दोस्तों कौन कर रहा था, वेलेजली और स्टुअर्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, अंग्रेजों ने हराया। किसको हराया, टीपू सुल्तान को, और टीपू सुल्तान शहीद हो गया। मतलब अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, स्टुअर्ट और वेलेस्ली कर रहे थे। इस तरह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो गया दोस्तों। इसी के साथ जो है टीपू सुल्तान शहीद हो गया। अब देखिए ये जो है युद्धों का क्रम खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेजों ने क्या किया, इसके बाद एक वंश था दोस्तों वहां पर, अडियार वंश। इसका एक बालक था कृष्णजीत। कृष्णजीत को अंग्रेजों ने क्या किया, कृष्णजीत को गद्दी पर बैठा दिया और मैसूर के किन किन भागों को, कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को क्या किया, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। ठीक है, अंग्रेजी राज्य में अंग्रेजों ने मिला लिया। तो इस तरह जो है क्या हुआ, मैसूर का विलय हो गया अंग्रेजी राज्य में और टीपू सुल्तान भी शहीद हो गया। इस तरह अंग्रेजों ने मैसूर को जो है समाप्त कर दिया। चलिए ये दोस्तों हो गया अंग्रेज का मैसूर से संबंध। अब टीपू सुल्तान बहुत बड़ा शासक था दोस्तों, बहुत वीर था। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता था। अगर ये सवाल पूछे कि शेरे मैसूर किसे कहा जाता था, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता था, तो किसको कहा जाता था, टीपू सुल्तान को। तो इस तरह आंग्ल और मैसूर का संबंध आपने देखा कि किस तरह ये जो है अंत हुआ इसका। चलिए ये हो गया एक टॉपिक हमारा कंप्लीट दोस्तों। क्षेत्रीय राज्यों में हमने आंग्ल सिख और आंग्ल मैसूर संबंध को कंप्लीट कर लिया। अब हम दोस्तों इसके आगे क्या देखेंगे, हम देखेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय का कार्यकाल कैसा रहा, उनके कार्यकाल में क्या महत्वपूर्ण काम हुए या उन लोगों ने क्या सुधार किया भारतीयों के हित में। आइए इस टॉपिक को शुरू करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा गवर्नर जनरल और वायसराय, ये हमारा टॉपिक है। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कंपनी के अधीन कौन, गवर्नर को देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि बाद में गवर्नर जनरल बना, बाद में फिर वायसराय। तो गवर्नर में हम देखेंगे सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव को। इसका जो कार्यकाल था दोस्तों, दो कार्यकाल था, 1757 से 60 तक था और दूसरी बार 65 से 67, 1765 से 67 तक था, ठीक है। इसका दो कार्यकाल था। चलिए आइए रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जो हमें परीक्षा की दृष्टि से तथ्य जानने हैं वो चीजें हम क्रम से देखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला जो काम था इसका, बंगाल में द्वैध
बंगाल में द्वैत शासन को स्थापित करने वाला यही था, यही अंग्रेज सेनापति था जिसने जो है बंगाल में द्वैत शासन को स्थापित किया। यही गवर्नर था जिसने बंगाल में द्वैत शासन को स्थापित किया। अब इसमें देखिए दोस्तों, द्वैत शासन में क्या था, आपको पता है कि द्वैत शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब दोनों का संयुक्त उत्तरदायित्व था बंगाल पर शासन करने में। लेकिन कुछ विषय ऐसे थे जो कंपनी के पास थे और कुछ विषय ऐसे थे जो नवाब के पास। वो क्या था दोस्तों? कंपनी के पास क्या था? राजस्व, राजस्व संबंधी मामले, राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण, सैनिक संरक्षण, और तीसरा क्या था? विदेशी मामले, विदेशी मामले। तो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण चीजें थी, ये जो तीनों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें थी, इसको क्या किया? कंपनी ने अपने हाथ में रखा, कंपनी ने अपने पास रखा। और प्रशासन चलाना, प्रशासन चलाना जो सबसे जिम्मेदारी वाला काम था, प्रशासन चलाना, इसको किसके हाथ में दे दिया? नवाब के हाथ में, नवाब के हाथ में। मतलब सारी जिम्मेदारी नवाब के हाथों में सौंप दी कि आप प्रशासन चलाइए, आप जिम्मेदारी देखिए। और जो महत्वपूर्ण काम था, सबसे महत्वपूर्ण काम जिससे हर चीज जो है प्रभावित होती थी, वो चीज थी फायदेमंद वाली चीजें उसने अपने पास रखी, कंपनी ने अपने पास रखी। क्लियर हुआ? तो इस तरह बंगाल में द्वैत शासन को स्थापित किया रॉबर्ट क्लाइव ने। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, इसने क्या किया? कुछ असैनिक और सैनिक सुधार किया। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया दोस्तों? कुछ सैनिक और असैनिक सुधार किए। आइए देखते हैं वो क्या थे। असैनिक सुधार देखेंगे दोस्तों, सैनिक सुधार, और फिर हम देखेंगे सैनिक सुधार। असैनिक सुधार में क्या किया इसने दोस्तों? दो काम किया। सबसे पहला काम क्या किया इसने? इसने जो है पहला काम क्या किया? उपहार लेना बंद करवा दिया, उपहार लेना बंद करवा दिया। मतलब कोई भी अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज कर्मचारी, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था, एम्प्लॉय था, वो अब भारतीयों से उपहार नहीं ले सकता था, क्योंकि उपहार लेने के एवज में उन्हें जो है गलत काम करना पड़ता, रिश्वत खाने के तहत। वो किस लिए ऐसा उसने मना किया कि रिश्वत अगर लेते तो वो जो है कंपनी के हित में काम न करते, कहीं न कहीं अपनी व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करते। तो इसलिए इसने क्या किया? उपहार लेने पे प्रतिबंध लगवा दिया। पहला काम इसने किया दोस्तों। दूसरा काम क्या किया इसने? असैनिक में निजी व्यापार, निजी व्यापार पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। मतलब कर्मचारी या जो है कर्मचारी या अधिकारी अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, तो निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। जो तीसरा काम इसने किया कि चाहे कंपनी का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी हो, उसके लिए आंतरिक कर देना, आंतरिक कर देना, मतलब उनको भी टैक्स देना पड़ेगा, उसको क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया। ये तो इसने किया दोस्तों असैनिक सुधार के अंतर्गत। ठीक है। सैनिक सुधार में इसने क्या किया? सैनिक सुधार में दोस्तों इसने क्या किया कि 1766 से दोहरा भत्ता केवल बंगाल और बिहार से बाहर कार्य करने वाले जो भी बंगाल या बिहार से बाहर काम करने वाले सैनिक थे, उन्हीं को मिलता था, सैनिकों को मिलेगा। उसने दोहरा भत्ता, सारे सैनिकों के लिए जो दोहरे भत्ते का प्रावधान था उसको बंद करवा दिया।
1766 से इसने ये लागू किया कि जो 1766 से जो भी बिहार या बंगाल के बाहर काम करेंगे सैनिक, उन्हीं को केवल ये भत्ता दिया जाएगा, बाकी सैनिकों को ये नहीं दिया जाएगा। इसी के विरोध में दोस्तों हमने पढ़ाया था आपको इसके पहले, श्वेत विद्रोह हुआ। क्या हुआ? श्वेत विद्रोह, जिसमें अंग्रेजी सैनिकों ने विद्रोह किया था इसी भत्ते के खिलाफ, जो बंद हुआ। ठीक है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव का सैनिक और असैनिक सुधार था। ठीक है, सैनिक और असैनिक सुधार था। चलिए इसने और क्या किया दोस्तों? इसका काम खत्म हो गया। इसने 1765 की जो संधि हुई थी, 1765 की इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इस संधि में इसने क्या किया दोस्तों? इसने जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को क्या किया, जो है क्या किया? संरक्षण में ले लिया, संरक्षण में ले लिया, मतलब ये कंपनी के संरक्षण में आ गए। ठीक है, 1765 में। अब रॉबर्ट क्लाइव के बाद देखेंगे हम दोस्तों गवर्नर जनरल के बारे में। अब हम देखेंगे दोस्तों गवर्नर जनरल के बारे में। आइए शुरू करते हैं दोस्तों पहले गवर्नर जनरल से। अब देखेंगे हम गवर्नर जनरल के बारे में देखेंगे दोस्तों। अब इसमें देखिए दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट जब आया, रेगुलेटिंग एक्ट ये 1773 की बात है दोस्तों। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसके द्वारा क्या किया गया दोस्तों? गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्या हो गया? बंगाल का गवर्नर जो था वो अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। जैसे ये गवर्नर क्या था? केवल बंगाल का था। ठीक है, अब क्या किया गया? ये अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अब देखिए ये तो बंगाल का था ही, इसके अंडर क्या कर दिया गया? मद्रास और बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया, इन प्रांतों को इसके अधीन कर दिया गया। और इन प्रांतों का जो है मुख्य जो अधिकारी हुआ वो गवर्नर जनरल हुआ, जो बंगाल का पहले गवर्नर कहा जाता था। क्लियर हुआ? मतलब बंगाल के गवर्नर को इसने क्या किया? अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें अंग्रेजी क्षेत्र में ये शामिल हो गए, मद्रास भी शामिल हो गया, बंबई भी शामिल हो गया, बंगाल भी हो गया। ठीक है, तो अब ये गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्लियर हो गया? चलिए, इसका कार्यकाल भी निर्धारित हो गया। कार्यकाल दोस्तों निर्धारित हो गया 5 वर्ष का। गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितने वक्त का हो गया? 5 वर्ष का हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं गवर्नर जनरल के बारे में और क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको जानना जरूरी है। अब दोस्तों गवर्नर जनरल, जो पहला गवर्नर जनरल बना, इस प्रावधान के आधार पे जो पहला गवर्नर जनरल बना वो कौन था? ये सवाल पूछता है, ये सवाल जरूर पूछता है दोस्तों, एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। पहला गवर्नर जनरल कौन था? कंपनी के अधीन, कंपनी के अधीन, ये क्या था? कंपनी के अधीन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो है गवर्नर जनरल। ठीक है, चलिए इसमें जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब निदेशक मंडल। जब रेगुलेटिंग एक्ट आया दोस्तों तो उसके आधार पे क्या हुआ? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश के अनुसार क्या हुआ दोस्तों? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अनुसार क्या हुआ? पहला गवर्नर, पहली चीज तो क्या हुआ? बंगाल में
द्वैध शासन की समाप्ति। ठीक है, अब देखिए गवर्नर जनरल में कंपनी के अधीन सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। इस सवाल का जवाब मैंने नहीं बताया अभी आपको। सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो वो जवाब क्या है दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स जो है पहला गवर्नर जनरल बना। अब इसका जो कार्यकाल था दोस्तों वो कितना था? 1774 से 1785। 1774 से 1785 इसका कार्यकाल था, कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल का। ठीक है, तो हम ये देखेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं कि इसका जो है क्या क्या काम है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। वारेन हेस्टिंग्स के समय में बहुत सारे काम हुए इसके कार्यकाल में, याद रखिएगा। ये कार्यकाल 1774 से 1785, बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हुए और बहुत सारे काम इसने खुद करवाए। तो पहली चीज क्या है? जो पहला काम है, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति। द्वैध शासन किसने लाया था? तो द्वैध शासन को लाने वाला गवर्नर कौन था दोस्तों? क्लाइव था, अभी आपने जस्ट इसके पहले देखा। और इसकी समाप्ति के लिए कौन जिम्मेदार था? वो जिम्मेदार था गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसने क्या किया? राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया। कहां स्थानांतरित कर दिया? कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया। क्लियर हुआ? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता को इसने जो है राजकीय कोषागार को स्थापित कर दिया। एक काम इसने ये किया। अगला काम क्या किया? इसी के समय दोस्तों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसको आप राजस्व परिषद या राजस्व विभाग कहते हैं। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इसी के समय हुई। क्लियर हुआ? महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसने जो है क्या किया? इसने जो है राजस्व सुधारों में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो राजस्व सुधारों के अंतर्गत क्या किया इसने? राजस्व सुधारों के अंतर्गत क्या किया इसने दोस्तों? परीक्षण और अशुद्धि, जिसको हम कहेंगे ट्रायल एंड एरर। इसने एक नीति अपनाई परीक्षण और अशुद्धि की। ठीक है, राजस्व सुधारों के लिए इसने एक नीति अपनाई जिसको हम क्या कहते हैं? परीक्षण और अशुद्धि या ट्रायल एंड एरर। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद इसने क्या किया? महत्वपूर्ण काम है अभी बहुत सारे इसके। इसने प्रत्येक जिले में दोस्तों एक दीवानी और एक फौजदारी अदालतों की स्थापना की। ठीक है, 1772 में क्या किया दोस्तों? 1772 में प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी अदालतों की स्थापना की। एक दीवानी और एक फौजदारी अदालतों की स्थापना की। बहुत महत्वपूर्ण काम है दोस्तों। अब देखिए दीवानी अदालतें जो थी दोस्तों, दीवानी अदालतों में क्या होता है? दीवानी अदालत या सिविल अदालत आप इस समय जो देखते हैं, आपके हर जिले में आपने देखा होगा, हर जिले में दो तरह की अदालतें होती हैं, एक दीवानी होती है, एक फौजदारी होती हैं। तो जो दीवानी अदालतों का स्वरूप होता है वो इस तरह होता है कि वहां पर भूमि विवाद या सिविल मैटर्स, जितने भी सिविल मैटर्स हैं दोस्तों, इस तरह के मैटर वहां सुने जाते हैं या उनकी सुनवाई होती है, इस तरह के मुकदमों की।
दूसरी तरफ फौजदारी या क्रिमिनल कोर्ट जो होती है वहां पर क्या होता है, वहां पर अपराध से संबंधित या क्राइम से संबंधित जो है मुकदमे सुने जाते हैं, जैसे लड़ाई, मारपीट, मर्डर का प्रयास, इस तरह की जो है चीजें होती हैं जो जो दहेज से संबंधित हैं, ये सारी कहाँ सुनी जाती हैं, ये फौजदारी अदालत में सुनी जाती हैं। तो दीवानी अदालतों का जो न्यायाधीश होता था दोस्तों, वो क्या होता था, कलेक्टर होता था। जो कलेक्टर होता था वो कौन होता था, दीवानी अदालतों का न्यायाधीश होता था। इसको बहुत पावर इसने दे दी, ठीक है। बाद में कॉर्नवालिस ने कलेक्टर के हाथों में और शक्तियां सौंप दी, तो उसके पद को और महत्वपूर्ण बना दिया। लेकिन शुरुआत किसने की, वारेन हेस्टिंग्स ने। दूसरी तरफ फौजदारी अदालतें थी। दूसरी तरफ कौन सारी अदालतें थी, फौजदारी अदालतें। इसमें क्या था, इसका जो है जो भी न्यायाधीश था वो कौन था दोस्तों, ये कोई यूरोपीय ही होता था, ठीक है। और इसकी सहायता के लिए क्या था, इसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था, वो भारतीय होता था। मुफ्ती और काजी, ये मुफ्ती और काजी ये क्या होते थे, ये भारतीय होते थे। और कलेक्टर का पावर ज्यादा था दोस्तों। कभी कभी फौजदारी अदालतों के कार्य संचालन के बारे में भी ये निगाह रखता था या नजर रखता था या नियंत्रण करता था। अपनी अदालत तो ये देखता ही था, लेकिन फौजदारी अदालतों के ही क्रियान्वयन के लिए ये जो है काफी चीजों को अपने नियंत्रण में या निरीक्षण में रखता था, ठीक है। तो चलिए, ये अदालतों का स्वरूप हो गया। अब इन अदालतों से संबंधित कुछ बातें और हैं दोस्तों जानने लायक। पहली बात क्या है कि जो दीवानी अदालतें थी दोस्तों, दीवानी अदालतों में क्या होता था, जातीय कानून के हिसाब से फैसले होते थे। इसमें कौन से कानून चलते थे, जातीय कानून। जातीय कानून। अब जातीय कानून में क्या था दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि हिंदुओं से संबंधित जो भी मसले थे वो हिंदू कानून के अंतर्गत निपटाए जाते थे, और जो मुसलमान से संबंधित जो झगड़े या जो भी विवाद होते थे वो मुस्लिम कानून के अंतर्गत निपटाए जाते थे। मतलब दोनों का अलग अलग कानून था, हिंदू कानून और मुस्लिम कानून। मुस्लिम कानून, हिंदू कानून और मुस्लिम कानून। तो इस तरह जाति कानून के आधार पे जो है दीवानी अदालतों में फैसले होते थे। इसी तरह फौजदारी में क्या होता था दोस्तों, फौजदारी में बिल्कुल अलग सिस्टम था। यहाँ मुस्लिम कानूनों के हिसाब से फैसले होते थे, यहाँ पर मुस्लिम कानून चलता था। क्लियर हुआ, ये दीवानी और फौजदारी अदालतों का स्वरूप था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके कार्यों के विषय में और देखते हैं इसने क्या क्या महत्वपूर्ण काम किया। कलकत्ता में 1781 की बात है दोस्तों, 1781 कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना। मतलब मुस्लिमों की शिक्षा के लिए इसने जोर दिया, जिसमें इसने क्या किया कि कलकत्ता में मुस्लिमों की शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना की। तो केवल ऐसा नहीं था कि मुस्लिमों के लिए भी था, हिंदुओं के लिए भी। आप देखिएगा इसी के समय क्या हुआ, 1782 की बात है। 1782 में क्या हुआ, जोनाथन डंकन ने क्या किया, बनारस में, जिसका नाम है वाराणसी है, बनारस में संस्कृत विद्यालय की नींव रखी। ठीक है, नींव रखी। मतलब इसी के कार्यकाल में शिक्षा के विकास के लिए काम हो रहा है। कलकत्ता में मदरसा स्थापित हुआ मुस्लिमों की शिक्षा के लिए। इसी तरह संस्कृत शिक्षा के लिए संस्कृत विद्यालय की नींव किसने रखी बनारस में, जोनाथन डंकन ने 1782 में। क्लियर हुआ। विलियम विल्किंसन एक नाम था दोस्तों, विलियम विल्किंसन। इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। गीता का अंग्रेजी में
अनुवाद किया। ठीक है, ये किसके समय में थे? ये जो है आपके वारेन हेस्टिंग्स के समय में थे। वारेन हेस्टिंग्स ने इनको प्रश्रय दिया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। अभी और भी चीजें हैं, इसको हम अगले वीडियोस में देखेंगे। और बहुत सारे और भी जो भी महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं और वायसराय हैं, उनके कार्यकाल को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह जो है उनका कार्यकाल रहा और उनके कार्यकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण काम हुए। तो ये कंप्लीट जो है वीडियो अगले वीडियो में हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में मिलेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसी तरह बने रहिए। कोई समस्या है तो कमेंट करिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।